Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go to space for clear, concise, and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chugh, and in today's session, we are going to dive into the topic of balance of payments and its components. So, let's get started and make your learning simple and meaningful. So, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखती है जो पूरा रिकॉर्ड रखती है किस चीज का रिकॉर्ड रखती है कि जितनी ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री कर रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस सब चीजों का रिकॉर्ड रखती है। राइट, ये एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है नेशंस की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का। सिस्टमैटिकली प्रेजेंट की जाती है ये एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की तरह, where every transaction is recorded with corresponding credit and debit entry to ensure accurate accounting of all inflows and outflows। ये बीओपी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में पोजीशन है एक कंट्री की वो कैसी है। अगर जो इनफ्लो है वो ज्यादा होते हैं हमारे आउटफ्लो से, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में रहता है। और अगर हमारे यहाँ से ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है और इनफ्लो कम है एक कंट्री से, तो उसको डेफिसिट कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। मूविंग ऑन, these are the four components of balance of payment. First is current account, then capital account, official reserve account, net errors and omission. So balance of payment की जो इक्वेशन है वो यही है कि करंट अकाउंट का क्या बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का क्या बैलेंस है और नेट एरर्स एंड ओमिशंस को सबको ऐड कर लेते हैं तो ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की इक्वेशन बन जाती है। राइट, तो एक एक कंपोनेंट को पढ़ लेते हैं इंडिविजुअली। सो करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, तो फर्स्ट जो चीज इंक्लूडेड रहती है वो ट्रेड इन गुड्स है। गुड्स यानी विजिबल ट्रेड, जैसे मशीनरी, ऑयल या क्लोथ्स। सो फॉर एग्जांपल इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम देख लें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम देख लें, तो जो भी चीज गुड हम एक्सपोर्ट करती है इंडिया कहीं पे भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है। पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा एक्सपोर्ट में। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया इंपोर्ट कर रही है, तो ये इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट करने में पैसा बाहर जाएगा और जब पैसा बाहर जाएगा तो वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। और मनी क्यों क्यों क्योंकि मनी गोज आउट। अगर सेम चीज अगर हम सर्विसेज में देखें, सर्विसेज को इनविजिबल ट्रेड भी बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स इंटेंजिबल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अगर मनी रिसीव हो रहा है, मनी रिसीव हो रहा है, अगर मनी रिसीव हो रहा है एक्सपोर्ट करने पर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करने पे मनी रिसीव हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अगर हम मनी का पेमेंट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी सर्विस, तो मनी बाहर जा रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। टूरिज्म में जैसे अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो हमें अपने रुपीस को सरेंडर कराना पड़ता है ताकि हम बाहर की करेंसी को, फॉरेन करेंसी को खरीद पाए। तो हमारा जो पैसा है वो बाहर चला जाता है, फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं हम और फिर हम बाहर घूमने जाते हैं। तो वहां पे क्या होगा, हमने इंपोर्ट किया है क्योंकि हमने पेमेंट की है मनी की फॉर सर्विसेज, और वो डेबिट साइड में इंक्लूड होता है। राइट, सो नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारे करंट अकाउंट के अंदर वो आता है नेट फैक्टर इनकम या नेट फैक्टर रिसीट्स। तो इनकम अगर इंटरेस्ट से जनरेट हो रही है, डिविडेंड से जनरेट हो रही है, वेजेस से या रेंट से, मतलब जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनमें से अगर इंटरेस्ट, डिविडेंड, वेजेस या रेंट से इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इस पार्ट में इंक्लूड की जाएगी नेट फैक्टर इनकम में। जैसे अगर अगर एक इंडियन रेंट को अर्न करता है तो पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर पैसा रेंट हम पे कर रहे हैं, पेमेंट हो रही है रेंट की,
तो डेबिट साइड में जाएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन वे ट्रांसफर, कोई भी रिटर्न नहीं रहता इसके अंदर। इसके अंदर जैसे गिफ्ट्स होते हैं, फॉरेन एड, ग्रांट्स वगैरह, तो अगर मनी रिसीव होता है तो क्रेडिट साइड में जाता है, अगर मनी भेजा जाता है तो वो डेबिट साइड में इंक्लूडेड होता है। सो करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं: गुड्स, सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, राइट। सो करंट अकाउंट इंक्लूड करता है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। सरप्लस कब होता है? अगर कंट्री अर्न करती है ज्यादा, उसने जितना स्पेंड किया होता है। और डेफिसिट कब होता है? जब उसने ज्यादा खर्चा किया होता है जितना उसने कमाया होता है। तो ये करंट अकाउंट के बारे में था। अब एक टर्म आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जैसे हमने करंट अकाउंट के अंदर चार चीजें समझी हैं कि इसके अंदर चार तरीके से हम करंट अकाउंट को देखते हैं। जैसे गुड्स का ट्रेड में देखते हैं, सर्विसेज का ट्रेड होता है तो वो करंट अकाउंट में जाता है। अगर नेट फैक्टर इनकम जितनी भी आ रही है हमें, वो करंट अकाउंट में जाती हैं। और यूनिलैटरल ट्रांसफर वो भी करंट अकाउंट में जाते हैं। तो अगर हम इस सिर्फ और सिर्फ गुड्स को देखें, और गुड्स में भी सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखें, तो अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम है तो ट्रेड का सरप्लस होता है। और अगर इसके उल्टी सिचुएशन है, ऑपोजिट सिचुएशन है, जिसके अंदर इंपोर्ट अगर हम ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, तो हमारा ट्रेड का डेफिसिट होता है। तो अगर सिर्फ गुड्स की पार्ट को देखें करंट अकाउंट के अंदर, तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, राइट। सो balance of trade is a difference between a country's exports and imports of good over a specific period। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड। अगर इसका एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाएगा तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा, यानी ट्रेड का सरप्लस है। और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी ट्रेड का डेफिसिट है। It is a key part of current account in balance of payment and reflects a country's key trade performance with the rest of the world. So balance of trade and balance of payment का क्या difference है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर किया जा रहा है? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या करा जा रहा है? गुड्स का, सर्विसेज का, इनकम का, कैपिटल का, यानी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारी की सारी चीजें इसके अंदर सबका रिकॉर्ड है। ऑफिशियल रिजर्व्स का भी अकाउंट है। इसका जो स्कोप है बैलेंस ऑफ ट्रेड का वो नैरो है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे ही फोकस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारी गुड्स, सर्विसेज, इनकम, कैपिटल, ट्रांसफर सब कुछ इंक्लूड होती है। तो ये इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है। इसके कंपोनेंट्स में खाली खाली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं। इसके अंदर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट सारे के सारे इंक्लूडेड रहते हैं। टाइप ऑफ ट्रेड क्या है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल ट्रेड है। इसके अंदर दोनों के दोनों कवर होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल, अलोंग विद द फाइनेंशियल फ्लोज। नेचर क्या है? ये पार्ट है करंट अकाउंट का। और बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट रिकॉर्ड है ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रिजल्ट क्या आता है? यहाँ पे ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या रिजल्ट आता है? या तो पूरी की पूरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस दिखाई देगा, या बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट दिखाई देगा, बेस्ड ऑन ऑल दी ट्रांजैक्शंस, नॉट ओनली गुड्स। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का एक पार्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी की पूरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। सो ये करंट अकाउंट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सो हमें कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है और ये अमाउंट्स गिवन है जो करोर्स में है। सो यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी ये गुड्स का पार्ट है। और जो फर्स्ट पार्ट है ट्रेड इन गुड्स। एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हमें गिवन है, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज में गिवन है, मतलब ये हमारे सेकंड पार्ट गिवन है करंट अकाउंट का, जिसमें ट्रेड एंड सर्विसेज आती है। और ये थर्ड पार्ट हमें गिवन है जहाँ पे नेट फैक्टर इनकम आती है, इनकम रिसीट्स एंड इनकम पेमेंट्स। और ये फोर्थ कंपोनेंट हमें गिवन है करंट अकाउंट का, जहाँ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हम देखते हैं। सो कैलकुलेट करते हैं। ट्रेड इन गुड्स में क्या है? 1800 करोड़ माइनस 2000 हमें बैलेंस आ रहा है नेगेटिव में। बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये बेसिकली, क्योंकि वो गुड्स में देखा जाता है।
तो -200 का बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है गुड्स में। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर हमारे पास 720 -500 का वैल्यू आ रही है, तो यहाँ +220 करोड़ हमारे पास सिचुएशन बनती है। नेट इनकम हमारी जनरेट हो रही है, हमें रिसीव इतना हुआ है, माइनस गया हमारे यहाँ से 400 है, तो हम यहाँ पे -100 की सिचुएशन है। गिफ्ट्स रिसीव हुए हमें +150 के, तो करंट अकाउंट बैलेंस में हम ये चारों के चारों को ऐड कर लेंगे। सो -200 गुड्स का, +220 सर्विसेज का, -100 नेट इनकम एंड +150 यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, तो हम सरप्लस में है ₹70 करोड़ के। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट कंट्री ने अर्न किया है मोर देन इट spent in international transaction during this period. So moving on to the capital account. Capital account records all the international transactions related to investments and financial assets. So इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पहली जो चीज इंक्लूड होती है वो है हमारे पास FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, जिसके अंदर बिल्डिंग फैक्ट्रीज, बाइंग मशीनरी, सेटिंग अप ऑफिसेज जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री में करता है। तो एग्जाम्पल, अगर टाटा सेटअप करे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन UK, तो उसको FDI बोला जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक सेकेंड पार्ट है जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो फाइनेंशियल एसेट्स में, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स हम फॉरेन कंट्री में ले लें। तो अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर बाय करता है शेयर्स ऑफ रिलायंस फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट, तो वो एक FPI का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो पार्ट रहता है, हम एक बार समझ लेते हैं FDI और FPI में डिफरेंस क्या है। FDI एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर कंट्रोल चाहते हैं बिजनेस पे, बट FPI एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है इन फाइनेंशियल एसेट्स जिसके अंदर कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे FDI का एग्जांपल है जहाँ पे हम फैक्ट्री बना रहे हैं, ऑफिसेज बना रहे हैं, मशीनरी बाय कर रहे हैं, कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं फॉर मैनेजमेंट, वो FDI के अंदर आते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस ओनली। इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे लास्टिंग इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस करना है फॉरेन कंपनी के अंदर, यहाँ पे क्विक रिटर्न चाहिए थ्रू मार्केट फ्लक्चुएशंस FPI में। जो थर्ड कंपोनेंट आता है अदर देन FDI एंड FPI, जो थर्ड चीज आती है वो अदर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। अदर इन्वेस्टमेंट जैसे लोन, बैंक डिपॉजिट्स, करेंसी ट्रांसफर, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स ले लेते हैं, बैंकिंग कैपिटल या NRI के डिपॉजिट, जैसे इंडियन कंपनी डिपॉजिट कर रही है पैसा इन US बैंक, तो वो अदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर की कैटेगरी में आता है। ये सारे के सारे किसके पार्ट है, ये कैपिटल अकाउंट के पार्ट है, कैपिटल अकाउंट के पार्ट है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं, अगर FDI है तो इनफ्लो में कौन कौन सी जाएगी। अगर US कंपनी हमारे इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर टाटा मोटर्स एक इंडियन कंपनी फैक्ट्री UK में बनाएंगी तो कैपिटल का आउटफ्लो होगा, वो डेबिट साइड में जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देंगे तो इन्वेस्ट अगर गूगल कर रही है इन इंडियन टेक स्टार्टअप, कि वो पैसा यहाँ पे लगा रही है तो पैसा हमें मिला है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर इन्फोसिस अपना नया ऑफिस कनाडा में खोलती है तो वो बाहर पैसा लगा रही है, पैसा बाहर जा रहा है, तो वो डेबिट साइड में जाएगा। अगर FPI की बात करें तो अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर बाय करता है शेयर्स इन रिलायंस ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो वो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि पैसा बाहर से यहाँ पे आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। यहीं पे अगर इंडियन इन्वेस्टर बाय करता है शेयर्स इन टेस्ला ऑन US स्टॉक एक्सचेंज, तो वो डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि पैसा हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। फॉरेन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट किए जाएं अगर इंडियन बॉन्ड मार्केट्स में, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि पैसे की इनकमिंग हो रही है। वहीं पर अगर इंडियन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करें इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में, तो वो डेबिट साइड में एंट्री होगी क्योंकि पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। अगर अदर इन्वेस्टमेंट की साइड पे देखें क्रेडिट साइड पे, तो फॉरेन बैंक अगर लोन देता है टू एन इंडियन कंपनी, तो इनकमिंग हुई पैसे की वो वो क्रेडिट साइड में जाएगी। और NRI अगर डिपॉजिट कर रहा है मनी इन इंडियन बैंक, तो पैसा आया
तो क्रेडिट साइड में गया। और अगर आउटफ्लो की बात करें, एन इंडियन फर्म डिपॉजिट कर रही है मनी इन यूएस बैंक, तो इंडिया से पैसा बैंक यूएस बैंक में बाहर गया तो डेबिट साइड में जाएगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट रीपे कर रही है कोई लोन वर्ल्ड बैंक को, तो पैसा गया तो डेबिट साइड में गया, में एंट्री होगी। सो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट में हमने समझा तो एफडीआई, एफपीआई एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। सो मूविंग ऑन, अगर कैपिटल अकाउंट का सरप्लस देखें तो मतलब क्या है? सरप्लस कब होगा? जब ज्यादा पैसा आएगा than going out, indicates increase foreign investment in the country, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आ रही है। और कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट क्या बताता है? कि ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है than coming in, indicates the country is investing more abroad or repaying loans। सो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे को 3 चीजें गिवन है, एफडीआई, एफपीआई एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ये अमाउंट सारे करोड़ में है। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस में क्या होगा? एफडीआई प्लस, एफपीआई प्लस और अदर इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों चीजें ऐड कर ली, अमाउंट जो आया वो क्या है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। तो ये पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, मींस मोर मनी इज फ्लोइंग इनटू द कंट्री देन गोइंग आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो आता है हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जिसके अंदर मेनली हमारे पास 4 पार्ट्स है। फर्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड के अंदर हम द गोल्ड हेल्ड बाय द कंट्री एज पार्ट ऑफ इट्स रिजर्व, जो भी उसके पास रिजर्व है गोल्ड का वो इसका पार्ट बनता है। जो जितनी फॉरेन करेंसी की होल्डिंग है एक कंट्री के पास, उसकी मॉनेटरी अथॉरिटी के पास, जैसे सेंट्रल बैंक के पास कितना फॉरेन करेंसी पड़ी है, उसकी होल्डिंग है, वो इसका पार्ट बनता है, वो भी हमारा रिजर्व है। नेक्स्ट जो आता है रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। आईएमएफ हमें, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसको एक कंट्री अमाउंट पे करती है। कंट्री आईएमएफ को एक अमाउंट पे करती है जब उसको वो ज्वाइन कर रही होती है, राइट? कुछ अमाउंट पे किया जाता है, जो वो अमाउंट कभी भी बोरो कर सकती है। वो कभी भी बोरो कर सकती है अगर उसको चाहिए तो कंट्रीज कैन ऑल्सो बोरो मोर फ्रॉम आईएमएफ अंडर सर्टेन कंडीशंस, वो हम समझेंगे बाद में। जो फोर्थ पार्ट है ऑफिशियल रिजर्व के अंदर, वो आता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो आईएमएफ ने क्रिएट किया है। तो आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए, अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए क्रिएट करता है एक रिजर्व। और ये रिजर्व क्यों क्रिएट किया गया है? ताकि कंट्रीज आपस में सेटल कर ले पेमेंट्स। सेटलमेंट के लिए ये इसने रिजर्व क्रिएट करता है। अब जो एसडीआर है, इसकी वैल्यू किस पे बेसिस पे होती है? इसकी वैल्यू 5 मेजर करेंसीज के बेसिस पे है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। तो एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में डिफरेंस क्या है। जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व का थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। पहले दो कौन से थे? पहला था गोल्ड, दूसरा था फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है सेंट्रल बैंक के पास, राइट? तो पहले थर्ड पार्ट क्या कहता है? रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। यहाँ पे आईएमएफ को एक कंट्री अपना खुद का पैसा डिपॉजिट कराती है जब वो ज्वाइन करती है आईएमएफ को। ठीक है, ये कहां से आया? ये कम्स फ्रॉम कंट्रीज कोटा पेड व्हेन ज्वाइनिंग द आईएमएफ। कंट्री खुद पे कर रही है, इसीलिए वो बोरो भी कर सकती है कभी भी, कोई भी कंडीशंस नहीं लगी हुई इस पे। ये पर्पस क्या है इसका? ये एज अ बैकअप फंड काम करता है कंट्री के लिए। ये अपना ही पैसा जमा करा रखा है आईएमएफ को जब वो ज्वाइन करती है। ये होता है रिजर्व पोजीशन। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के अंदर यहाँ पे आईएमएफ ने ही क्रिएट किया गया रिजर्व एसेट है। ये कौन एलोकेट करता है? आईएमएफ एलोकेट करता है। किस बेसिस पे करता है? कि कंट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है ग्लोबल ट्रेड में, उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ अमाउंट एलोकेट किया जाता है, आईएमएफ खुद करता है, राइट? इसका एक्सेस कैसे है? आप इसको सिर्फ एक्सचेंज करा सकते हो विद अदर कंट्रीज फॉर फॉरेन करेंसी। मतलब यहाँ पे ये वाला सेकंड पॉइंट आ रहा है, एसडीआर कैन बी यूज्ड टू सेटल पेमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज, राइट? इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स बिटवीन द सेंट्रल
banks. लास्ट जो कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो एरर्स एंड ओमिशन है. व्हाट इज इट? ये एक बैलेंसिंग फिगर है जो फिक्स करती है डिस्क्रिपेंसीज जितनी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में आ रही है. मतलब करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में और ऑफिशियल रिजर्व में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो एक बैलेंसिंग फिगर है ये एरर्स एंड ओमिशन. इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि समटाइम्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस और एट डिफरेंट टाइम्स कॉजिंग इम्बैलेंस. इसे कॉजेज क्या है? मिस्टेक्स हो सकती हैं, टाइमिंग के डिफरेंस हो सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती है जैसे ड्रग स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग. इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर समझना कि बीओपी है जो हमेशा बैलेंस में रहता है. तो एरर्स एंड ओमिशन हेल्प करती हैं टू मेक श्योर दैट द टोटल जो एडिशन हो रहा है वो एड अप टू जीरो हो. राइट. सो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की इक्वेशन क्या है कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स और ओमिशन और फॉरेन रिजर्व की जो अकाउंट है ये ऐड करके जीरो आना चाहिए. तो अगर कंट्री का डेफिसिट है करंट अकाउंट में तो इट मस्ट बी बैलेंस बाय सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व और एरर्स एंड ओमिशन. मतलब यहाँ पे अगर डेफिसिट हो रहा है तो यहाँ पे हमारे को सरप्लस मिल जाए या यहाँ मिल जाए या यहाँ मिल जाए. तो एरर एंड ओमिशन हेल्प कीप दिस इक्वेशन बैलेंस. अगर यहाँ पे ये चीजें सही नहीं होती करंट, कैपिटल और फॉरेन रिजर्व में तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर रहता है. So this was it about balance of payments and its components, and we'll meet you in the next lecture. Thank you so much.